नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर्स में से एक बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हूं और ये बीकेसी जंबो सेंटर के अंदर पीडियाट्रिक वार्ड बना है। नया वार्ड बना है ये बच्चों के लिए। अंदर 100 बेड्स लगाए गए हैं। तीसरी लहर को लेकर जो अंदेशा जताया जा रहा है, खासतौर से बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा अंदेशा है और उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार शुरुआत से ही अलर्ट पर है। लगातार स्टेट टास्क फोर्स के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं और बच्चों के लिए खासतौर से तीसरी लहर को देखते हुए एक अलग से टास्क फोर्स बनाई गई है और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी जंबो सेंटर हैं वहां 100 बेड्स लगाने के लिए वार्ड तैयार करने की बात कही गई है। और बीकेसी जंबो सेंटर में आप देखें ये तैयारी शुरू हो चुकी है और बेड्स लगा दिए गए हैं यहां पर बच्चों के लिए। तीसरी लहर की जो बात हो रही है उस पर स्टेट टास्क फोर्स का कहना है कि 2 कोविड लहर के बीच में 100 से 120 दिनों का अंतराल देखा जाता है, लेकिन जो नई लहर है, अगर यूके में बात करें तो वो 8 हफ्ते से पहले ही ये नई लहर आ चुकी है। 11 दिनों में जो मामले हैं वो डबल हो रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट इसका कारण वहां बताया जा रहा है, जिससे भारत पहले से ही जूझ रहा है और अब डेल्टा प्लस की भी बात हो रही है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स अलर्ट पर है और अंदेशा जताया जा रहा है कि समय से पहले ही तीसरी लहर महाराष्ट्र मुंबई में देखी जा सकती है। इसीलिए किस तरह से ये राज्य अलर्ट पर है, सतर्क है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तैयारी तीसरी लहर की है। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक बीकेसी जंबो सेंटर में बच्चों के लिए 100 बेड तैयार किए गए हैं। 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड हमारा 2 दिन में तैयार हो रहा है और हमें हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर इनके डेली इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस आ रहे। जैसे ही उनसे हमें कुछ सूचनाएं आ जाती है उस हिसाब से बीकेसी थर्ड वेव के लिए अगर आती भी है तो पूरी तरह तैयार। महाराष्ट्र टास्क फोर्स कहती है यूं तो नई लहर 100 से 120 दिन के अंतराल के बाद देखी गई है, लेकिन कुछ देश करीब 8 हफ्ते के भीतर ही नई लहर देख रहे हैं। नया वेरिएंट इसका कारण हो सकता है, इसलिए महाराष्ट्र भी अलर्ट पर है। कई मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि थर्ड वेव या दूसरी जो 2 वेव के बीच में का जो अंतर होता है वो 100 से 120 दिन तक हो सकता है। और हम बाकी के जो देश हैं उनके अगर थर्ड वेव के बारे में देखें तो हमको पता चलेगा कि कोई देश ऐसे हैं जिनमें कि ये वेव 8 हफ्तों से भी कम में आई है। तो हमको जो है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है ताकि हमारी जो है तैयारी पुख्ता रहे, हम जो है ऑफ गार्ड ना पाए गए। स्टेट टास्क फोर्स कहती है कि तीसरी लहर बच्चों के अलावा उन पर भी असर डाल सकती है जो अब तक दोनों लहरों से बचे रहे। It is important to be prepared at this time. तैयारी बहुत जरूरी है। अंदेशा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का प्रभाव पड़ सकता है, उन लोगों पर पड़ सकता है जो दोनों कोविड लहर में बचे रहे। लेकिन हाँ, ये संभावनाएं हैं, इसे पक्के तौर पर हम नहीं कह रहे। That may be the case, yes, that's certainly not out of the question. ब्रिटेन कोरोना को मात देने के बाद एक बार फिर से बैकफुट पर है। यहाँ सिर्फ 11 दिनों में ही मामले डबल हो रहे हैं। कारण डेल्टा वेरिएंट को बताया गया है, जिससे भारत जूझ रहा है। इस ट्रेंड को देखकर महाराष्ट्र सरकार और स्टेट टास्क फोर्स सतर्क है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब फर्जी वैक्सीनेशन कैंप की बात करते हैं। मुंबई के कांदिवली में मौजूद हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में 30 मई के दिन वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था और अब ये साफ हो चुका है कि ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा था। कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई और अब इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने 9 जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाए और हजारों लोगों को ठगा। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं आपदा में अवसर खोजने वाले ठग, जिन्हें कांदिवली पुलिस ने फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लाखों का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी को 25 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जिस आदमी ने ये एक्चुअली वैक्सीनेशन कैंप लिया और कैंप लेने के लिए जिसने मदद किया और जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। वो आईडी चुरा के ये सोसाइटी के लोगों के नाम वहाँ फीड करके फोर्ज सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ वो फीड करने वाले 2 लोग, ऐसे 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार 4 लोगों में महेंद्र सिंह को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र 10वीं फेल है, लेकिन सालों से मेडिकल क्षेत्र में काम करने की वजह से अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर प्लान बनाया।
दूसरा आरोपी संजय गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा था, जिसने सोसाइटी में कैंप लगाने में मदद की, जबकि ललित सिंह उर्फ चंदन और नितिन मुंडे कोविन ऐप से डेटा चुराकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक एक और आरोपी करीम अकबर अली को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। करीम ने ही वैक्सीन का इंतजाम किया था। खुद को शहर के एक नामी अस्पताल का पीआरओ बताकर सोसाइटी और महेंद्र सिंह को मिलाने वाले राजेश पांडे और एक डॉक्टर की तलाश जारी है। मामले में हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी शिकायत करता है, जिसके 390 सदस्यों ने टीका लगवाया था। पता चला है कि कमेटी ने भी नियमों का पालन नहीं किया था। महानगर पालिका ने पहले एक सर्कुलर दिया था कि जिस किसी सोसाइटी को अगर वैक्सीनेशन ड्राइव करना है तो उसने महानगर पालिका को इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ से परमिशन लेना चाहिए, ताकि पता चले एग्जैक्टली कौन सा हॉस्पिटल ले रहा है और उसकी क्या पात्रता है। लेकिन वो सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया और जिसकी वजह से वो जो फ्रॉड लोग थे उन्होंने ये सोसाइटी से मिलकर वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव लिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने अभी तक इस तरह के 9 कैंप लगाकर हजारों लोगों को चूना लगाया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने भी अपनी कंपनी टिप्स के 365 कर्मचारियों को संजय गुप्ता के जरिए टीका लगवाया था। अब रमेश तुरानी ने बयान जारी कर पूछा है कि उनके लोगों को कोविशील्ड दिया गया या सलाइन, पता नहीं। ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि जान से खिलवाड़ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि उनके शरीर में क्या इंजेक्ट किया गया है और इसका जवाब न तो पुलिस के पास है और न ही बीएमसी के पास। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर यानी कि 60 दिनों में रेलवे के 2300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन ट्रेन समेत जो तमाम सवारी ट्रेनें हैं वो चलती रहीं। अब मांग उठ रही है कि रेलवे कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए। दिल्ली रेल मंडल के कर्मचारी ताराचंद, सी राणा, अजय मलिक, बालकृष्ण, दानवीर सिंह, एसके सिंह जैसे देश भर में 2300 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मारे गए, जबकि कोरोना की पहली लहर में रेलवे के महज 400 कर्मचारियों की जान गई थी। कोरोना ने कैसे एक रेलवे में काम करने वाले परिवार को तबाह किया, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के इमलिया गांव। ये घर रेलवे में काम करने वाले 2 भाइयों विनोद कुमार यादव और सतप्रकाश का है। इनके घर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 6 भाइयों में से केवल 2 जिंदा बचे हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो बड़ी भाभी और हमारी एक छोटी बहू जो गरीबी रेखा के नीचे मेहनत मजदूरी चला रहे थे, उनकी आर्थिक मदद की जाए और हो सके तो हमारे भतीजे को सरकारी नौकरी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रेलवे ने करीब 13,000 से ज्यादा मालगाड़ी चलाई और ट्रेन के जरिए 32,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करके वाहवाही बटोरी। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों की वैक्सीनेशन से लेकर मारे गए कर्मचारियों की आर्थिक मदद देने में सरकार अब आनाकानी कर रही है। 6 लाख रेल कर्मचारियों ने ट्वीट किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय पीयूष गोयल जी को कि भाई हमारे जो रेल कर्मचारी हैं उनको भी आप फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो ट्रीट करिए और उनको भी वही सुविधाएं दीजिए जो आप दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स मान करके दे रहे हैं। ऐसा भी परिवार हो सकता है जहाँ पे कोई ना बचा हो तो उनके बच्चे अगर हैं तो उनको हम लोग खुद गोद लेने का काम करेंगे यूनियन की तरफ से, फेडरेशन की ओर से। कोरोना संक्रमण के चलते कई हंसते खेलते परिवार तबाह हो चुके हैं। रेलवे मंत्रालय को भी कोरोना में 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन रेलवे को अपना पूरा जीवन देने वाले कई ऐसे कर्मचारियों के परिवार अब मदद के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामले कम होते ही दिल्ली को पूरी तरह से खोल दिया गया है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, देह की दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बाजारों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और दिल्ली के साथ साथ केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ये पुरानी दिल्ली का खारी बागली बाजार है। कईयों ने तो मास्क लगाया ही नहीं। इस दुकान में दर्जनों लोग एक दूसरे से सट कर खरीदारी कर रहे हैं। केसेस कम हो रहे हैं तो वहाँ पर लोगों ने जो कड़ाई से पालन करना था, सोशल
डिस्टेंसिंग का या कोविड प्रोटोकॉल्स का उसका पालन करना बंद कर दिया है। तो फिलहाल अच्छा ये बताइए भैया, आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए? ठेला इतने है ना, उसमें सांस बंद हो जाता है, सांस फूल जाती है। मजदूर आदमी क्या करेंगे, मुश्किल है आपको। तो ये मजदूर है, ये देखिए, आप मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क नहीं लगाते हैं? आप लगाते हैं? हाँ लगाता है, लगाते हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, कुछ ने नहीं लगा रखे हैं, तो उन्होंने अपने मास्क नीचे कर रखे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आप लगातार, हम अगर आपको आगे लेकर के जाएं तो भीड़ बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है। और आप जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नजर आएगा कि मास्क लोगों ने उतारे हुए हैं। और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर हो गया है। बाजारों के अलावा दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशनों पर भी भारी भीड़ है, कतारें लंबी हैं और लापरवाही जबरदस्त। ये तस्वीरें ओखला सब्जी मंडी की हैं। लोग फल और सब्जी खरीदने में इतने मशरूफ हैं कि मास्क ही भूल गए हैं। व्हाट्सएप पर वायरल हो रही बाजारों की तस्वीरों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की यादें अब भी ताजा हैं। हमने दूसरी लहर में भारी कीमत चुकाई है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां मौत ना हुई हो। लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये बर्ताव दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना के नियमों की अनदेखी तीसरी लहर को जल्द दावत दे सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड ढूंढ रहे दिल्ली वालों को ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाजारों में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर सांस नहीं मिलेगी अगर कोरोना हुआ तो। हमें खुद सोचना चाहिए कि बाजार में जब हम बिना मास्क लगा के घूमते हैं तो हो सकता है कि संक्रमण अपने घरों तक ले जाएं। हर रोज आज भी सैकड़ों लोग कोरोना से मर रहे हैं। ऐसे में हम जो ढिलाई बरत रहे हैं वो हमारे लिए काफी भारी पड़ सकती है। तो दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरों की। गुजरात के आनंद में भारी बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कत झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के गुलाब कोटी और कौड़िया इलाके के रास्ते बंद हो गए हैं। क्रेन के जरिए रास्ते साफ करने का काम किया जा रहा है। चमोली में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बारिश के बाद बुरा हाल हो चुका है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि घरों दुकानों की एक मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। मुंबई के BKC जंबो सेंटर के पीडियाट्रिक वार्ड से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।